नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज के क्लास में यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था जून 2021 में, उसके पेपर को एनालिसिस करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक देखना, और यदि इस चैनल पे पहली बार आया हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो इस प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चालकोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन राजस्थान। इनमें से ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो सही विकल्प हो जाए आपका गानेश्वर। गानेश्वर जो है आपका वो राजस्थान में है। यदि बात करें एरन का तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, और चंदौली और सोनगांव आपका महाराष्ट्र के पुणे में अवस्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, इनमें से किस ग्रंथ में सभा और समिति का उल्लेख एक वैदिक देवता की दो पुत्रियों के रूप में किया गया है? तो ये है अथर्ववेद, यानी कि विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। अगला है गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर धातु के वितरण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो सही विकल्प हो जाए आपका द्रोण, यानी कि विकल्प नंबर 2। वल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो नागार्जुन के द्वारा किया गया था, यानी कि विकल्प नंबर 1 सही जवाब है। प्राचीन व्याकरणों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म महिला शिक्षिकाओं को इंगित करता है? तो ये है आचार्य और उपाध्याय, यानी कि विकल्प नंबर 4। ठीक है। लाजा होम अंश था, तो लाजा होम जो है वो विवाह अनुष्ठान से जुड़ा हुआ है, इसलिए विकल्प नंबर 2 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नासिक गुहा संख्या 10 के अभिलेखानुसार शक सातवाहन काल में अक्षय निधि पर ब्याज दर थी, तो 9 से लेकर के 12% के बीच में था, यानी कि विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न है ईश्वर कृष्ण थे तो ये सर दर्शन से जुड़े हुए थे, इनकी रचना का नाम है सांख्य कारिका, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारत युद्ध की काल गणना का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आपका पुलकेशन द्वितीय के अभिलेख से, यानी कि विकल्प नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है चोरी के लिए वर्णानुसार भिन्न भिन्न दंड विधान था, निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था? तो ब्राह्मण वर्ग को अत्यधिक दंड दी जाती थी, यानी कि विकल्प नंबर 1 सही विकल्प है। अगला प्रश्न है कि व्याना मुद्रा निधान से किस गुप्त शासक की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई है? अब इसके लिए आपके पास 4 विकल्प दिए गए, इन 4 विकल्पों में सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो विकल्प हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य जिसे कहा जाता है, तो विकल्प नंबर 3 सही जवाब है इसके लिए। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपार्क राजा थे, तो अपार्क जो है आपका वो शिलाहार राजवंश से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजतरंगिणी में वर्णित वह कौन सा राजा है जिसने स्वयं एक चर्मकार के घर में जाकर के त्रिभुवन स्वामी का मंदिर बनवाने के लिए उसकी कुटिया की जमीन मांगी थी? तो ये मांगा हुआ था आपका चंद्रापीठ, यानी कि विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है कि राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा जारी और उनके सचिवों द्वारा अभिलिखित आदेशों को क्या कहा जाता था? अब इसके लिए आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है आपका राज श्रावितम, यानी कि विकल्प नंबर 3। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वह सुल्तान जिसे उसकी उदारता के लिए लाख बख्श के नाम से जाना जाता था उसका नाम क्या है? तो देखो लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है। लाख बख्श, पील बख्श, ठीक है। लाख बख्श मतलब होता है कि लाखों का दान करना, दान करने में ये आगे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1232 में ग्वालियर अभियान की स्मृति में एक स्मारकीय सिक्का जारी किया गया, इस पर इल्तुतमिश के अतिरिक्त और किसका नाम उत्कीर्ण था? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, उसका नाम उत्कीर्ण किया गया था, इसलिए विकल्प नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुल्तान ने मलिकों, अमीरों, दरबार के अधिकारियों तथा जिम्मेदार और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर ना जाने और दावत खानों में सामूहिक पार्टी ना करने का आदेश दिया। सुल्तान को सूचित किए बिना और उसकी अनुमति लिए बिना उसके बीच अंतर्विवाह की इजाजत भी नहीं थी। सुल्तान को पहचानिए। तो ये है आपका अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि विकल्प नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि इब्न बतूता वर्णन करता है कि सुल्तान ने पुरुष गुलामों को मुक्त करने के लिए बुधवार का दिन, महिला गुलामों को मुक्त करने के लिए शुक्रवार का दिन तथा पुरुष गुलामों की शादी महिला गुलामों से कराने के लिए शनिवार का दिन तय किया था। सुल्तान को पहचानिए। तो इब्न बतूता जो है इनकी पुस्तक का नाम है रहला, और ये जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया हुआ था। विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में अपधातु मुद्रा यानी कि बिलियन करेंसी ने चांदी के सिक्कों को लगभग पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया था? तो यह है फिरोज शाह तुगलक, यानी कि विकल्प नंबर 3।
अगला प्रश्न है कि वाद विवाद तथा शास्त्रार्थ में गहरी दिलचस्पी रखता था, और जब श्रीनाथ ने उसकी राजकवि डिंडीमा को एक शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया तो उसने उससे यानी कि श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया और उसे सोने के सिक्के से नहलाया था। विजयनगर के उस शासक की पहचान करें तो ये है देवराय द्वितीय। देखो, विजयनगर साम्राज्य 4 खंडों में बटा हुआ था, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराविड़ वंश। तो देवराय प्रथम जो हैं और देवराय द्वितीय हो गए, ये दोनों आपका जो है संगम वंश से जुड़े हुए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। ये संगम वंशीय राजा थे, ठीक है। इस प्रकार से अगर क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले आपका हरिहर राजा बना, फिर बुक्का बना, फिर हरिहर द्वितीय बना, फिर देवराय प्रथम, फिर देवराय द्वितीय, फिर बना था आपका मल्लिकार्जुन राय और फिर विरूपाक्ष राय, ठीक है। तो ये बात को भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों के लिए प्रथम प्रत्येक तीर्थ केंद्र की स्थापना की, जिसमें स्नान करने के लिए पानी तक पहुंचने के लिए 84 सीढ़ियों वाले कुएं जो सिखों के लिए पवित्र स्थल हो गया था का निर्माण किस स्थान पर किया था? तो ये किए थे गुरु अमरदास गोविंदवाल साहब ने, यानी कि विकल्प नंबर 2 सही जवाब है, ठीक है। अगला है कि मराठी भक्ति काव्य में उपदेश रूपक के रूप में वर्गीकृत कविताओं को क्या कहा जाता था? तो आपके पास 4 विकल्प दिए गए, इन 4 विकल्पों में सही विकल्प का आपको चयन करनी है। तो सही विकल्प आपके पास हो जाएंगे भारूण, यानी कि विकल्प नंबर 1 इसके लिए सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में अमीरों को मसनद आली के नाम से संबोधित करता था? अब इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही जवाब हो जाएगा बहलोल लोदी, यानी कि विकल्प नंबर 4। अगला है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के अनुसार 1592 में अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3200 कस्बे थे, ठीक है। तो सही विकल्प हो जाए आपका निजामुद्दीन अहमद, यानी कि विकल्प नंबर 1 इसके लिए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मुगल बैलिस्टर स्तंभों के एकमात्र अवशेष के उदाहरण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के किस किला महल में मिलती है? तो सही जवाब हो जाए आपका शाहजहां। एक चीज याद रखना, जहांगीर के काल को हम लोग जो है चित्रकला का स्वर्णिम युग कहते हैं, और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। तो ये स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है, तो आप एक तुक्का भी मार सकते हो कि शाहजहां ही होगा, और बिल्कुल शाहजहां ही है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पे दिया गया है कि 1623-24 में निम्न में से किस यात्री ने कैम्बे में परिंदों का अस्पताल देखा, जहाँ कुछ लंगड़े, बीमार, बिना जोड़े वाले परिंदे और कुछ छोटे छोटे अनाथ चूहे देखे? उसने लिखा, एक संभ्रांत सफेद दाढ़ी वाला बेहद बूढ़ा इंसान उन्हें पेटी में रुई के बीच में रखा रहा था। उसके नाक पर ऐनक चढ़ा हुआ था और वह चिड़िया के पंखों की सहायता से उन छोटे चूहों को दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वे अभी इतने छोटे थे कि और कुछ नहीं खा सकते थे। और जैसा कि उसने कहा, उसका इरादा यह था कि बड़ा होने पर वह उन्हें मुक्त कर देगा, फिर वे जहाँ चाहे वहाँ जाएं। ये किनका कथन है? तो यह है पीटर डेला वेले का, यानी कि विकल्प नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित ईरानी चित्रकारों में से पिता पुत्र का कौन सा जोड़ा हुमायूं के दरबार में रहता था? तो ये है आपका मीर मुसव्विर और सैयद अली, यानी कि विकल्प नंबर 1 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1724 में हैदराबाद के स्वायत्तशासी राज्य की स्थापना किसने किया था? तो आसफ झा ने किया था, जिसे चिनकलिज खां भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस समय और स्थान पर तब सड़कें, गोदी, बंदरगाह, नहरें, सिंचाई की व्यवस्था, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और छापाखाने नहीं होंगे जब तक सरकार उनका निर्माण नहीं करेगा? जॉन स्टुअर्ट मिल की पॉलिटिकल इकोनॉमी से लिया गया यह उदाहरण कंपनी सरकार द्वारा अपनाई गई किस नीति को इंगित करता है? अब इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करनी है। तो हो जाएगा आपका हस्तक्षेपवाद की नीति, यानी कि विकल्प नंबर 2 सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, अब 4 विकल्प दिए गए, इन 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करनी है। औपनिवेशिक स्रोतों ने 1857 के विद्रोह को सेना की बगावत के रूप में दिखाया है, ये तो बिल्कुल सही है आपका। सर सैयद अहमद खान ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सत्ता के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को दिखाया, ये भी सही है। अंग्रेज फ्री ट्रेडर्स ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार का समर्थन किया और कंपनी के खिलाफ बगावत करने वाले देसी रियासतों के राजाओं की आलोचना की, नहीं, ये गलत है आपका। आरसी मजमूदार 1857 के विद्रोह को आज़ादी की पहली लड़ाई मानने से इनकार करते हैं, ये भी सही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो विकल्प नंबर 3 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिया गया है कि 1859-60 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था?
तो ये किए थे आपका नील विद्रोह का, यानी कि विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। 27 दिसंबर 1891 को पंजाब के कादियान में किस सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन की पहली आम सभा हुई है? तो ये आपका अहमदिया, यानी कि विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसके लिए 4 विकल्प दिए गए, इन 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है आपको। पहला बोल रहा है यहाँ पे कि मद्रास थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट का कहना था कि प्राचीन काल में हिंदू महिलाएं शिक्षित थी और समाज में आज़ादी से घूमती थी, ये बिल्कुल सही है। उत्तर भारत में सक्रिय आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा का जोरदार समर्थन किया, जी बिल्कुल सही है। हंटर कमीशन रिपोर्ट ने बालिका विद्यालयों के लिए बालकों के विद्यालय से अधिक और उदार आर्थिक अनुदान देने और छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति व पुरस्कार देने की सिफारिश की थी, ये भी बिल्कुल सही है। ढूंढो केशव कर्वे उच्च वर्ग की हिंदू विधवाओं की शिक्षा के खिलाफ थे, नहीं ये गलत है आपका। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो विकल्प नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महिला समाज सुधारक ने सुल्ताना का सपना 1905 में और अवरोध वासिनी 1929 नामक लघु कहानियां लिखी जिनमें मुसलमानों में प्रचलित पर्दा प्रथा का आलोचना की है? तो बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने, यानी कि विकल्प नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1926 में गठित ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो राव बहादुर एमसी राजा थे, यानी कि विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 31 अगस्त 1920 को स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे, विकल्प नंबर 1 सही जवाब है। कुख्यात जालियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल सर माइकल ओ डायर की हत्या करने के लिए 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस सिख देशभक्त पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दी गई? तो सरदार उधम सिंह को दिया गया था, यानी कि विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हमारी सामान्य नीति शक्ति की राजनीति में लिप्त नहीं होने और एक गुट के खिलाफ शक्ति के किसी अन्य गुट के साथ नहीं जुड़ने की है। आज के दो बड़े गुट रूसी ब्लॉक और एंग्लो अमेरिकी ब्लॉक हैं। हमें दोनों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने चाहिए और किसी में शामिल नहीं होना चाहिए। उपरोक्त शब्द किस नीति के केंद्रित तत्व को स्पष्ट करती है? तो ये करता है नॉन अलायंस मूवमेंट को, यानी कि गुट निरपेक्ष नीति को करता है। ठीक है, अगला हमारे पास है यहाँ पे 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इसके लिए 4 विकल्प दिए गए, इन 4 विकल्पों में सही विकल्प आपको चयन करनी है। तो पहला बोला कि पार्टी की एक शाखा ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध भारत सरकार का समर्थन किया, ये बिल्कुल सही है। कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादियों ने चीनी रूप का समर्थन किया, नहीं ये गलत है। पार्टी की एक शाखा ने चीनी की आलोचना की एक बुर्जुआ राज्य के रूप में, नहीं ये भी गलत है। कम्युनिस्ट पार्टी की यानी कि मार्क्सवादी शाखा ने दुनिया भर में क्रांतिकारी तत्वों से हाथ मिलाया, नहीं ये भी गलत है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ रहा कौन सही है, तो विकल्प नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यह कथन किसने लिखा है? पूरा इतिहास विचारों का इतिहास है, तो आरजी कॉलिंग वुड के द्वारा लिखी गई है, विकल्प नंबर 2 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से सूत दिग् निकाय से संबंधित है? तो चारों हैं यहाँ पे, ब्रह्मजाल सूत हो गया, महापद्मनंद सूत, महापरिनिर्वाण सूत, सामंजल सूत, ये चारों जो है आपका सही हो जाएंगे। आपका चारों जो है दिग् निकाय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित है? स्वामी, अमात्य, जनपद, युवराज। 4 विकल्प दिए गए, स्वामी है, अमात्य है, जनपद है, युवराज नहीं है, ये गलत है आपका। तो ए बी और सी केवल सही होगा, ए बी और सी विकल्प नंबर 3 में है, तो विकल्प नंबर 3 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी अपने प्रांत में जल व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं? तो ये चारों जाने जाते हैं, सुवी, पुष्यगुप्त भी, दुशास्व भी और सुविशाख, ये चारों आपका सुदर्शन झील से जुड़े हुए हैं, तो चारों विकल्प सही है, यानी कि विकल्प नंबर डी सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन से ग्रंथ तलाक की अनुमति देता है? नारद समृद्धि, मानव धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, याज्ञवल्क्य समृद्धि। तो केवल अर्थशास्त्र देता है, विकल्प नंबर आपका सी सही है। और सी किसमें आपका? तो 4 में आपका है, तो विकल्प नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एलोरा के निम्नलिखित में से कौन से गुफा मंदिर ब्राह्मण धर्म से संबंधित है? तो धुमेर लेन और रावण की खाई जो है आपका वो ब्राह्मण धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ए और डी आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर 3 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राजवंश अपनी उत्पत्ति असुर नरक से जोड़ते हैं?
उड़ीसा के भंज, बंगाल के पाल, उड़ीसा के सैलोधर, असम के वर्मन। जी हाँ, असम के वर्मन जोड़ते हैं, तो डी आपका केवल सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 इसके लिए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र द्वारा रचित है? तो क्षेमेंद्र का कला विलास और समय मातृका ये है, और बी और डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में बी और डी है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है शैलेंद्र वंशी निम्नलिखित राजाओं में से किनके अपने समकालीन भारतीय राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? तो सम्राग्र वीर नहीं, इनका नहीं था। बालपुत्र देव का था, चूड़ामल वर्मन का था, श्रीमार विजयोत्तुंग वर्मन का था। तो बी, सी और डी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न है दिल्ली की गद्दी पर रजिया के राज्यारोहण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थी? दिल्ली के लोगों ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार अपनी स्वयं की पहल पर उत्तराधिकारी के मुद्दे का निर्णय किया और उसके बाद से दिल्ली की जनता का समर्थन रजिया की ताकत का मुख्य स्रोत बना। ये बिल्कुल सही है, उनकी विशेषताओं में आपका स्पष्ट करता है ये। उसने लोगों से कहा कि यदि वह उसकी उम्मीदों को पूरा नहीं करती तो उसे गद्दी से उतार दें। इस प्रकार उसने राज्यारोहण को एक संविदा का रूप दिया। ये भी सही है। यह एक महिला को शासक के रूप में स्वीकार करने में तुर्की मानसिकता की मजबूती को दर्शाता है। नहीं, ये आपका गलत है। आपका ओनली ए और बी आपका सही होगा। तो विकल्प नंबर 1 में आपका ए और बी है, तो विकल्प नंबर 1 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है यहाँ पे, बलबन के राजत्व सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? राजत्व पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, राजा ईश्वर की प्रतिछाया है। ये बिल्कुल सही है। बाहरी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को राजत्व के लिए अनिवार्य नहीं समझाता था। नहीं, ये गलत है आपका। बलबन ने उच्च कुल और निम्न कुल में पैदाइश के फर्क को बार बार रेखांकित किया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। बलबन का विचार था कि रानी रिवाजों तथा जीवन शैली के अनुकरण की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये गलत है। केवल आपका ए और सी सही है। ए और सी विकल्प नंबर 4 में है, तो विकल्प नंबर 4 सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दक्कन के बलूतेदारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बलूतेदार ग्राम सेवक और शिल्पकार थे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। वतनदार बलूतेदार के पास गांव में काम करने और पारिश्रमिक प्राप्त करने का अस्थायी अधिकार था। ये भी सही है। ऊपरी बलूतेदारों के पास गांव में अस्थायी अधिकार नहीं थे और वे प्रवासी थे। जी हाँ, ये भी सही है। तो ए बी सी तीनों सही हैं। ए बी सी आपका विकल्प नंबर 4 में है, तो विकल्प नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तमिल क्षेत्र में दक्षिणी हस्त राइट हैंड और वाम हस्त लेफ्ट हैंड समूहों को क्रमशः इंडगई और वलंगई के नाम से जाना जाता था। नहीं, ये गलत है। दक्षिण हस्त को आपका वलंगई कहा जाता था और वाम हस्त को आपका इडंगई कहा जाता था। तो यहाँ पे ये गलत है आपका। ठीक है। अगला आपका दक्षिण हस्त और वाम हस्त दोनों समूहों में गैर कृषक जातियों जैसे कि शिल्पकार और ऊंची जातियां शामिल थी। ये सही है। दक्षिण हस्त और वाम हस्त दोनों समूहों ने अस्पृश्यों मुख्य रूप से पांड्यों को अपने समूह से बाहर रखा। ये भी सही है। तो बी और सी केवल सही है। बी और सी विकल्प नंबर 4 में है, तो विकल्प नंबर 4 इसके लिए सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए शेरशाह ने अपने पूर्ववर्ती काल के मिश्री धातु के प्रचलित सिक्कों की जगह चांदी और तांबे के समान वजन के नए सिक्के ढलवाए। ये सही है। उसने माप तौल के मानकीकरण के भी कुछ प्रयास किए। ये भी सही है। उसके साम्राज्य में माल पर सिर्फ 2 बार कर देना होता था, एक बार प्रवेश के स्थान पर और दूसरा बिक्री। ये भी सही है। उसने अनेक सराय बनवाए जो सिर्फ यात्रियों के आराम के लिए था। नहीं, सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं था, सभी के लिए था। ये आपका गलत है। केवल ए बी और सी सही है। ए बी और सी आपका विकल्प नंबर 4 में है, तो विकल्प नंबर 4 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला है मुगल वित्त प्रणाली के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? मुगल भारत में एक विकसित वित्तीय और साख प्रणाली मौजूद थी। ये भी सही है। हुंडियों का प्रयोग बहुप्रचलित था। ये भी है। बीमा का कोई प्रचलन नहीं था। नहीं, ये गलत है आपका। सामान ढुलाई अपने आप में महंगी थी जो स्वायत्त सरदारों और बागियों के मांगों के संदर्भ में उसे और जोखिम बना देती थी। ये बिल्कुल सही है। तो ए बी और डी सही है आपका। ए बी और डी आपका विकल्प नंबर 1 में है, तो विकल्प नंबर 1 सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चोखा मेला के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चोखा मेला एक वारकरी संत है। ये सही है। उनकी कविताओं में विट्ठल के प्रति भक्ति व्यक्त की गई। ये भी सही है। विट्ठल के महान उपासक होने का उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि का निर्माण पंढरपुर स्थित विट्ठल मंदिर के अंदर किया गया। अंदर नहीं किया गया था, उसके जस्ट बगल में किया गया था। ये गलत है। केवल ए और बी सही है,
तो ए और बी आपका विकल्प नंबर 2 में है, तो विकल्प नंबर 2 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के शासनकाल में कुछ चित्रकारों ने मुगल चित्रकारी के क्षेत्र में विशेष शैलियों में निपुणता हासिल कर ली थी। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मंसूर जानवर और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, ये बिल्कुल सही है। अबुल हसन एक छवि चित्रकारी था, ये भी सही है। गोवर्धन साधु संत संगीतज्ञों व फकीरों के चित्र बनाता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए बी और सी तीनों सही हैं, तो विकल्प नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपनिषद की आर्थिक आलोचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अब इसके लिए 4 विकल्प दिए गए, इन 4 विकल्पों में सही विकल्प का आपको चयन करनी है। पहला आपको कहा गया कि ब्रिटानी प्रशासकों ने रेल मार्गों के तेज निर्माण और भारत के विदेशी व्यापार को भारत की समृद्धि के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया, जी बिल्कुल सही है। राष्ट्रवादियों के लिए घरेलू उद्योग, विदेशी व्यापार और रेलवे पर नकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास की दर्शाती है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रवादियों ने इस तथ्य पर जोर दिया कि वह ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकताएं पूरी कर रहा था, लेकिन परिणाम स्वरूप वह भारतीय लोगों में समृद्धि भी ले आया, नहीं ये गलत है आपका। 1905 तक धन निर्गमन यानी कि ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बना था, नहीं ये गलत है आपका। केवल ए और बी सही है आपका, तो ए और बी आपका विकल्प नंबर 1 में है, तो विकल्प नंबर 1 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विदेश में भारतीय क्रांतिकारियों और उनके समाचार पत्रों के निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है? अब 4 विकल्प दिए गए हैं। तारकनाथ दास सर्कुलर आज़ादी, नहीं ये गलत है आपका। तारकनाथ दास का है फ्री हिंदुस्तान। रामनाथ पुरी का है सर्कुलर आज़ादी। श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशोलॉजिस्ट, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। इंदु भूषण डे मजमूदार गैलियन अमेरिकन, नहीं ये आपका गलत है। यहाँ पे इनका है अमेरिका थ्रू हिंदू आइज, तो ये भी आपका गलत है, तो केवल आपका सी सही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो ए बी और डी हो जाएगा। तो ए बी और डी विकल्प नंबर 4 में है, तो विकल्प नंबर 4 इसके लिए सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? दिल्ली, आगरा और लाहौर ने अपना बहुत सारा वैभव खो दिया था, जी हाँ ब्रिटिश काल में इन्होंने खो दिए थे। ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण हो गए, नहीं ये गलत है। बम्बई का विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन मुगल वास्तुशैली के आधार पर बनाया गया था, ये भी सही है। सी बेली के अनुसार 1720 के दशक के बाद मध्य गंगा क्षेत्र में छोटे कस्बों का काफी विस्तार हुआ, ये भी सही है। तो हमसे सही पूछा गया तो ए सी और डी होगा। ए सी डी विकल्प नंबर 2 में है, तो विकल्प नंबर 2 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद्र और उनकी कृतियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है? अब 4 स्टेटमेंट दिए गए, इन 4 स्टेटमेंट में से कौन से सही है उनको चुनाव करनी है। दलितों को स्वतंत्र और पहचान योग्य पात्रों के रूप में चित्रित करने वाले शुरुआती लेखकों में से प्रेमचंद्र एक थे, जो पात्र की गरीबी भी दर्शाते थे और उनकी विशिष्ट समस्याएं भी, ये बिल्कुल सही है। प्रेमचंद्र अपने समय के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन थे, नहीं संवेदनहीन नहीं संवेदनशील थे, ये गलत है आपका। प्रेमचंद्र सामाजिक बुराइयों और देश की गुलामी की स्थितियां दोनों के लिए चिंतित थे, यह बिल्कुल सही है। उनके अंतिम और अत्यंत प्रसिद्ध कहानियों में से एक कफन पहले 1935 में हिंदी में प्रकाशित हुई और बाद में उर्दू में, नहीं ये जस्ट उल्टा हो गया, पहले उर्दू में हुआ था बाद में हिंदी में, तो ये भी विकल्प गलत हो गई। केवल आपका ए और सी सही है, ए और सी विकल्प नंबर 1 में है, तो विकल्प नंबर 1 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के संबंध में कौन से कथन सही है? 1948 के भाषाई प्रदेश आयोग के प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, नहीं ये गलत है आपका। एस के धर थे। 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु ने पृथक आंध्र प्रदेश के लिए आमरण अनशन किया, ये बिल्कुल सही है। संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन कानून काफी बाद में 1968 में पारित किया गया, नहीं ये गलत है आपका, इससे पहले ही पारित हुआ था। पंजाब के मामले में अकाली दल और हिंदू दक्षिणपंथी शाखा ने एक दूसरे का समर्थन किया था, नहीं ये भी गलत है। संविधान का अनुच्छेद 347 भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करता है, जी ये बिल्कुल सही है। तो बी और ई केवल सही है, बी और ई विकल्प नंबर 4 में है, तो विकल्प नंबर 4 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अब 4 विकल्प दिए गए, इन 4 विकल्पों में सही विकल्प का आपको चयन करनी है। पहला कहा गया है कि गांधी के लिए सत्याग्रह का उद्देश्य पूर्वाग्रह, दुर्भावना, मतान्धता, दम और स्वार्थपरकता की बाधाओं को भेदना था, ये सही है। गांधी जी ने सत्याग्रह के प्रभाव को कष्टसाध्य प्रेम के आध्यात्मिक प्रभाव के रूप में समझाया है, ये भी सही है।
गांधी जी सत्याग्रह को अपने विरोधी को अपमानित करने के सबसे बड़े हथियार समझते थे? नहीं, ये गलत है आपका। गांधी जी का राजनीतिक यथार्थ बोध उनके नैतिक आदर्शों पर भारी पड़ा और उसके दावे के उलट उनके सत्याग्रह हमेशा शुद्ध रूप से आध्यात्मिक प्रकृति के नहीं रहे। ये बिल्कुल सही है। तो ए बी और डी सही है। ए बी और डी आपका विकल्प नंबर 4 में है। तो विकल्प नंबर 4 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निजामुल मुल्क से मराठाओं के संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? 1710 से 1715 ईस्वी के बीच दक्कन के वायसराय के रूप में निजामुल मुल्क ने दक्कन के लिए चौथ और सदेशमुखी के मराठा दावे को प्रतिरोध किया। तो ये बिल्कुल आपका जो है गलत है। सैयदों के खिलाफ अपने सफल विद्रोह के बाद निजामुल मुल्क ने दक्कन का चौथ और सदेशमुखी मराठाओं को देने से शाही फरमान को सम्मान किया। ये बिल्कुल सही है। जनवरी 1721 में बाजीराव से उनकी पहली मुलाकात की। जी बिल्कुल सही है। मराठा और निजामुल मुल्क के बीच विवाद का मुख्य कारण कर्नाटक था। ये भी सही है। तो बी सी डी केवल सही है। बी सी डी आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से 17वीं सदी के किन सांस्कृतिक विद्वानों का संबंध मुगल बादशाह शाहजहां से था? तो जगन्नाथ पंडित राज का था और कविंद्राचार्य सरस्वती का। तो बी और सी आपका विकल्प नंबर 3 में है। विकल्प नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक लेखन में व्याख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? ऐतिहासिक पद्धति के आवश्यक चरण के रूप में व्याख्या का स्थान आलोचना तथा उद्घाटन के परे जाना पड़ता है? नहीं, ये गलत है आपका। विवेचनात्मक निर्णय के लिए यह जानना जितनी बड़ी चुनौती है कि किसी दस्तावेज का क्या अर्थ है, उतनी ही बड़ी यह भी है कि उसे कब और किसने लिखा और क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक आंकड़ों का साहित्यिक प्रतिपादन बहुत हद तक इस बात से निर्धारित होता है कि कोई इसकी व्याख्या कैसे करता है। ये भी सही है। तथ्यात्मक व्याख्या का संबंध दस्तावेज के तथ्यों से होता है, शब्दों से नहीं। ये भी बिल्कुल सही है। तो बी सी और डी केवल सही है। बी सी डी विकल्प नंबर 3 में है। तो विकल्प नंबर 3 इसके लिए सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। पालय पालय आपका जो है शुष्क भूभाग से जुड़ा हुआ है। मूलय मूलय की अगर बात करें तो ये आपका पशु चारण से जुड़ा हुआ है। कुरंची पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है यानी पर्वतीय क्षेत्र से। और मरुदम आपका नदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ए का 3 बी का 1 ए का 3 बी का 1 विकल्प नंबर 3 में है। विकल्प नंबर 3 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक और आपका याचनी या फिर कह तो शासन देवता है और दूसरी ओर तीर्थंकरों का से संबंधता। सिद्धायिका का जुड़ाव है आपका महावीर के साथ। चक्रेश्वरी का आपका आदित्यनाथ के साथ। अंबिका का आपका है नेमिनाथ के साथ। और पद्मावती का आपका पार्श्वनाथ के साथ। ए का 4 बी का 1 ए का 4 बी का 1 सी का 2 डी का 3 ये आपका विकल्प नंबर 1 में। अगला आपके पास यहाँ पे है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया गया भट्ट लक्ष्मीधर। भट्ट लक्ष्मीधर जो है आपका कृत्य कल्पतरु से जुड़ा हुआ है। देवन भट्ट का आपका समृद्धि चंद्रिका से। हेमाद्रि का है चतुर्वर्गीय चिंतामणि। और श्रीधर का आपका स्मृति सागर। तो ए का 3 बी का 4 ए का 3 बी का 4 विकल्प नंबर 2 में है। तो विकल्प नंबर 2 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक और पुस्तक है, दूसरा आपका उससे जुड़ा हुआ विषय वस्तु है। निजामे अंजुम जो आपका वो है आपका हिंदू फलित ज्योतिष से। तुहफुत उल हिंद जो आपका वो हिंदू छंदबद्ध और अलंकार से जुड़ा हुआ है। दबिस्तान ए मजाहिब ये आपका जो है भारत के विभिन्न धर्म और संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। और रिसाला मिगदारिया जो आपका वो तत्कालिक माप तौर से जुड़ा हुआ है। तो ए का 2 बी का 3 सी का 4 ए का 2 बी का 3 सी का 4 डी का 1 विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक और मुगल शासक हैं, दूसरे और कुल जमे में खालसा का अनुमानित हिस्सा है। अकबर के बाद का इसका 1/4 हिस्सा था। ठीक है, ये अकबर का हो गया। जहांगीर का यदि बात करें तो ये आपका 1/20। शाहजहां की यदि बात करें तो 1/7 था आपका। और औरंगजेब का था 1/5 1/5 था आपका औरंगजेब का। तो ए का 3 बी का 1
ए का 3 बी का 1 विकल्प नंबर 1 में है, विकल्प नंबर 1 इसके लिए सही जवाब हो जाएंगे। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में सिख गुरु हैं, सूची 2 में उपजातियां हैं। गुरु नानक, गुरु नानक का है बेदी। अमरदास, अमरदास का है भल्ला। गुरु रामदास, गुरु रामदास का आपका है सोधी। और गुरु अंगद का आपका है त्रेहन। तो ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 सी का 4 डी का 3 विकल्प नंबर 4 इसके लिए सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में आपका स्मारक है, सूची 2 में आपका सुलेखाकार है। बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सिकरी में है, इसका जो सुलेखाकार है उसका नाम है अहमद अल चिश्ती। तो विकल्प नंबर इसमें 3 में आएगा। अतगा खान का मकबरा, अतगा खान का मकबरा जो है बाकी मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। शाह बेगम का मकबरा जो कि इलाहाबाद में है, ये आपका हो जाएगा मीर अब्दुल्ला मुस्किन कलम। और इत्मादुद्दौला का मकबरा जो कि आगरा में है, इसका होगा अब्द अल नबी अल कुरैशी। ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 सी का 4 डी का 2 विकल्प नंबर आपका 1 में है, तो विकल्प नंबर 1 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक और आपके लेखक हैं, दूसरी ओर आपका पुस्तक है जॉन विलियम काय। जॉन विलियम काय का आपका है हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया। मेरी कारपेंटर, इनका है 6 मंथ्स इन इंडिया। और एक है रोमेश चंद्र दत्त, रोमेश चंद्र दत्त का है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। और वेलेंटाइन चिरोल का है इंडिया अनरेस्ट और एक इंडिया ओल्ड एंड न्यू। ठीक है। तो इस प्रकार से ए का 3 बी का 4 हो जाएगा आपका। ए का 3 बी का 4 आपका विकल्प नंबर 1 में है, तो विकल्प नंबर 1 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में आपका लेखक है, सूची 2 में आपके पुस्तक है लेविस ममफोर्ड। लेविस ममफोर्ड का आपका है द सिटी इन हिस्ट्री। कैथरीन अर्नाल्ड का है पेंडेमिक 1918। गौरी विश्वनाथन, गौरी विश्वनाथन का आपका है मास्क ऑफ कंक्वेस्ट, लिटरेरी स्टडी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और सबसाची भट्टाचार्य का है वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ सॉन्ग। ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3 विकल्प नंबर 2 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में लेखक है, सूची 2 में आपका पुस्तक है संजय जोशी। संजय जोशी का है फ्रैक्चर्ड मॉडर्निटी। ठीक है। निकोलस बी डाकर्स, निकोलस बी डक्स का आपका है कास्ट ऑफ माइंड। बर्नार्ड एस कॉन, बर्नार्ड एस कॉन का आपका क्रोनोलिज्म एंड इट्स फॉर्म ऑफ नॉलेज। और एरिक हॉब्सबॉम का आपका फ्रैक्चर टाइम। तो ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3 विकल्प नंबर 4 इसके लिए सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है। अगला है कि भारत की निम्नलिखित पुरातात्विक संस्कृति को उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा कोटदीजी। ठीक है। फिर आएगा कब कायथा, फिर आएगा मालवा और फिर आएगा जोरवे। तो ए डी विकल्प नंबर आपका 4 में है, विकल्प नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गुर्जर प्रतिहार राजाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले वत्स राज आएगा, फिर आएगा आपका नागभर द्वितीय। तो डी से शुरू होगा आपका, डी से शुरू एक ही जगह पे है, तो डी सी बी ए आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है यहाँ पे, कल्हन के अनुसार कश्मीर के प्रशासन एवं संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली निम्नलिखित रानियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो देखो सबसे पहले सुगंधा आता है, तो सुगंधा सी सबसे पहले आपका आ जाएगा CADV। ठीक है। सुगंधा के बाद आपका दिद्दा आता है, दिद्दा के बाद आपका सूर्यमती और फिर आता है रड्डा। तो आपका विकल्प नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला है उड़ीसा के मंदिरों के निम्नलिखित भागों को नीचे से प्रारंभ करके ऊपर के क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आपका आएगा पाभाग, पाभाग के बाद आपका बरंड आएगा, बरंड के बाद आपका बेकी, फिर आएगा खपुरी। तो DABC विकल्प नंबर 4 में है, विकल्प नंबर 4 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या फिर परियोजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो जब ये शासन संभाला था तो सबसे पहले उन्होंने दोआब में कर लगाया था, दोआब में कर के बाद उन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था दिल्ली से दौलताबाद। तो पहले तो सी आएगा।
फिर उन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाया था, तो सी के बाद ए आएगा आपके पास, ठीक है। उसका फिर खुरासान अभियान किया था, फिर कराची अभियान। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे हो जाएगा बी CABD विकल्प नंबर 3 में, विकल्प नंबर 3 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अकबर के निम्नलिखित विजय अभियानों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले उन्होंने बंगाल के ऊपर गया, बंगाल से फिर काबुल, काबुल से सिंध, और सिंध से फिर खानदेश, ठीक है। तो सी डी ए बी विकल्प नंबर 1 में है, विकल्प नंबर 1 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाहों या फिर अमीरों द्वारा जारी किए गए विभिन्न फरमानों या विज्ञापतियों को कालानुक्रम में रखें। तो सबसे पहले आएगा अकबर का रामदास को जारी फरमान, फिर आएगा राजस्व प्रशासन पर राजा टोडरमल का विज्ञप्ति, फिर आएगा रसिकदास करोड़ी को जारी फरमान, और फिर आएगा आपका मोहम्मद हाशिम को जारी। तो ए बी डी सी विकल्प नंबर 3 में है, विकल्प नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास कि निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम में रखें। तो सबसे पहले 1765 का इलाहाबाद और कड़ा का संधि हुआ था, फिर 1792 में आपका श्रीरंगपट्टनम का संधि हुआ था, तो डी के बाद ए आएगा। फिर 1802 में आपका हुआ था वर्साई की संधि, और फिर 1846 में आपका हुआ था लाहौर की। तो डी ए सी बी आपका विकल्प नंबर 3 में है, तो विकल्प नंबर 3 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालक्रम में रखें। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें आएगा आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि 1920 में स्थापित किया गया था। फिर आपका आएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि 1928 में स्थापित किया गया था। फिर आएगा आपका इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि 1936 में स्थापित किया गया था। फिर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि 1947 में। तो ए के बाद डी आ जाएगा आपका, ए के बाद डी विकल्प नंबर 4 में है, तो विकल्प नंबर 4 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक कानूनी मामलों को पूर्व से बाद के कालक्रम में रखें। फुल मनी केस 1889 में आया था। विजय लक्ष्मी केस आपका जो है वो 1881 का है। महाराजा अभियोग केस 1862 का है, और रुक्माबाई केस आपका 1885 का। इस प्रकार से आपका देखा जाए तो सबसे पहले सी आएगा आपका महाराजा अभियोग केस, जो कि आपका 1862 में हुआ था। फिर आएगा आपका विजय लक्ष्मी केस, बी उसके बाद, तो सी के बाद बी आपका किस में है, तो विकल्प नंबर 2 में है, तो विकल्प नंबर 2 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन में कहा गया कि फावड़ा और हांसिया छोटे शस्त्र एवं घोड़े के लौह उपक्रम महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं, ये बिल्कुल सही है। मास्की और नागार्जुन कोंडा महापाषाण युग के स्थल है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सत्य है, तो विकल्प नंबर 1 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब कोई योद्धा राजा के लिए युद्ध करते हुए उत्कृष्ट पराक्रमी दर्शाते हुए वीरगति को प्राप्त होता था, तब उससे आश्रितों को आजीविका के लिए भूमि प्रदान की जाती थी, जिससे मृत्युक वृत्ति कहा जाता था, ये बिल्कुल सही है। एक चंदेल शिलालेख में ऐसे ही मृत्युक वृत्ति के अनुदान का विवरण है, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं, तो विकल्प नंबर 1 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका कथन और कारण से जुड़ा हुआ है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है और दूसरा आपका जो है कारण आर है। अभिकथन में कहा गया कि देवराज द्वितीय ने जंगी घोड़ों की गुणवत्ता के सुधार करके तथा घुड़सवारों और तीरंदाजों को प्रशिक्षण देकर अपने साम्राज्य के सैन्य आधार को मजबूत किया। उसने पश्चिमी तट के वाणिज्यिकरण केंद्रों पर कड़ा राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। इस प्रकार सैन्य सुधार को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के साथ जोड़ा। कारण में कहा गया है कि अरब सागर के प्रमुख बंदरगाहों पर सैन्य और प्रशासनिक आधिपत्य के कारण देवराज द्वितीय को राज्य के वित्त का एक नया और अलग स्रोत मिल गया था। जी हाँ, बिल्कुल दोनों ही सत्य हैं, और आर जो है वो का ए का सही व्याख्या भी करता है, तो विकल्प नंबर 1 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, तो दूसरा आपका कारण आर के रूप में। अभिकथन कहता है कि जून 1857 के अपने एक्ट 14 में कलकत्ता में गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद ने विशेष आयोग को 1857 के विद्रोहियों को पकड़ने और दंडित करने का आसान अधिकार दिया, ये बिल्कुल सही है। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858 में उस समय के सब जज रहे सर सैयद अहमद खान का प्राथमिक उद्देश्य मुसलमानों की निष्ठा था, जिन्हें विद्रोह के बाद के वर्षों में संदेह
एवं नापसंदगी से देखा जाता था। ये बिल्कुल दोनों ही सत्य हैं, लेकिन आर जो है वो ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आपका विकल्प नंबर बी यानी कि विकल्प नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला आपके पास है कि जब ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ने चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल 1929 के समर्थन में अपना अभियान शुरू किया तो सिस्टर शुभलक्ष्मी ने जोशी समिति के सामने अल्पायु विवाह के नुकसान के साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। ये तो सही है। सामाजिक कार्यकर्ता मिठ्ठूबेन पेटिट ने गरीबों के बीच सेवा कार्य करने के लिए सेवा मंदिर का गठन किया। वे बाद में महत्वपूर्ण ट्रेड यूनियन नेता बन गए। नहीं, ये गलत है आपका, उन्होंने सेवा मंदिर का गठन नहीं किया था। तो केवल ए आपका सही है, तो ए सत्य है, तो विकल्प नंबर 3 इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश से संबंधित है? तो ये आपका वशिष्ठ से जुड़ा हुआ आपका, ठीक है, यानी कि विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वैदिक कर्मकांड एवं अनुष्ठानों पर ब्राह्मण ग्रंथ विशद प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ एवं वैदिक संहिता युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद, इसका ऐत्रेय और कौशिकी ये होता है आपका, तो ये तो बिल्कुल सही है। सामवेद का आपका तांडव, ये भी सही है। यजुर्वेद का तैत्रीय और शतपथ ब्राह्मण होता है, कौशिकी नहीं होता, कौशिकी तो आपका ऋग्वेद का है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का, ये भी सही है। तो हमसे पूछा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपका विकल्प नंबर 3 जो है वो आपका सही निकल के आएगा आंसर में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय नाटकों की लोकप्रिय विषय वस्तु मुख्यतः रामायण, महाभारत, दरबारी प्रेम और लोक कथाओं पर आधारित है। भास द्वारा लिखित माने गए निम्नलिखित नाटकों में किसका कथानक रामायण से लिया गया है? तो अभिषेक का, विकल्प नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के महान दार्शनिक वेदांत देशिक ने एक संदेश काव्य गीति काव्य का एक प्रकाश लिखा था जिसका नाम है, तो हंस संदेश नाम था, विकल्प नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ बिल्हन द्वारा रचित है? तो बिल्हन का आपका है विक्रमांगद चरित्र और एक है करण सुंदरी। तो ए और डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ए और डी विकल्प नंबर 4 में है, तो विकल्प नंबर 4 इसके लिए सही जवाब है। अगला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से किस प्रकार के लोग नहीं जुड़े थे? तो साम्राज्यवादी यही नहीं जुड़े हुए थे, बाकी मध्यम मार्गी, स्वराज्य और साम्यवादी जुड़े हुए थे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो विकल्प नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन गैर कांग्रेसी आंदोलन था? चरमपंथी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस मिशन सोसाइटी। जी हाँ, यही बिल्कुल है आपका, ये आपका गैर कांग्रेसी आंदोलन था, ठीक है, विकल्प नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन आंदोलन की वैकल्पिक धारा नहीं थे पर उसके समानांतर अवश्य थे? तो गदर आंदोलन, इंडियन नेशनल आर्मी और रॉयल इंडियन नेवी। ये आपका सही जवाब हो जाएगा ए, सी और डी, यानी कि विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्यवाहियों में महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया? तो 1889 से भाग लेना शुरू कर दिए थे, विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? रॉलेट सत्याग्रह ये बिल्कुल था, असहयोग आंदोलन ये भी था, महार स्वीट टैंक सत्याग्रह नहीं, ये नहीं था आपका, भारत छोड़ो आंदोलन ये भी था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ रहा कौन सा नहीं था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण पेपर को डिस्कशन किया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी, और यदि चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।